everyone. Welcome back to Social Sciences at Ease, and today we are going to continue our chapter, which is what, where, how, and when. So, in last class, we discussed about different locations, and also, and also about the traveling of people around the subcontinent. Now we are going to move on to the next topic, which is names of the land. So, names of the land, as it is given in the NCRT, your textbook. So, the names of the land. So, Bharat and India are most often used words in our country, for our country, and the word India is derived from the word Sindhu in Sanskrit. So, here we can see that. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो भारत और इंडिया वर्ड है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड किए जाने वाले वर्ड्स हैं फॉर द कंट्री. एंड जो वर्ड इंडिया है वो डिराइव्ड है. जो वर्ड इंडिया है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड सिंधु. मतलब वो जो वर्ड इंडिया है वो सिंधु वर्ड से आया है. एंड सिंधु इज़ अ संस्कृत वर्ड. ओके, सो okay, so and Sindhu, of course, was the name of Indus River. So yeah, this Indus River. So yeah, so this has come from there. So इस चलते फिर हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो इंडिया का नाम है वो भारत क्यों है या इंडिया क्यों है. तो इसके बाद भी बहुत सारे रीजंस हैं. इरानियंस एंड ग्रीस, जो इरानियन और ग्रीस जो 2500 ईयर्स अगो इंडिया में आए थे थ्रू नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो आए थे, उन लोगों ने वो लोग इंडस रिवर को जानते थे, और वो लोग इंडस रिवर को इंडोज या हिंदूज करके बुलाते थे. तो इंडोज या हिंदूज करके वो लोग इंडस रिवर को बुलाते थे. एंड उसी से उन लोगों ने उसी से उन लोगों ने इंडिया की जो पीपल हैं उनका नाम इंडियंस रख दिया. तो वो लोग इंडस रिवर को जानते थे. जैसे अगर ये इंडस रिवर है तो इसके अगर ये इंडस रिवर है तो इसके ईस्ट में जितने भी पीपल रहते हैं, दैट मीन्स बेसिकली इंडियंस. तो उन लोगों ने इंडियन कहना शुरू किया और उस प्लेस को इंडिया नाम दे दिया. So this was the historical perspective of giving names to the land. And the name Bharat was initially used for the groups in northwestern part of the subcontinent. Okay, so इनिशियली सबसे शुरुआत में जो भारत है वो यूज़ किया जाने लगा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो ये तो हम लोग जानते हैं, पहले भी डिस्कस किए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट के जो लोग थे उनको पहले जो ग्रुप्स थे, ग्रुप ऑफ पीपल वहाँ पे जो रहते थे, उन लोगों को भारत के कहा जाने लगा. तो पहले आइडेंटिटी जो थी वो लोगों की थी, लाइक ग्रुप ऑफ पीपल. उन लोगों को भारत कहा जाता था. लेकिन हाउ द आइडेंटिटी get transformed, and the Bharat word is getting used for a place, for a land. Okay, so these groups are mentioned in Rig Veda also. So these nomadic groups, pastoralist nomadic groups, जो कि इधर से उधर, जिनका कोई एग्रीकल्चर वो नहीं करते थे, उनका कोई एक सेटल्ड प्लेस नहीं था जहाँ पे वो उनका एक सेटल, मतलब उनका एक अस्थायी रूप से एक जगह नहीं था जहाँ पे वे रहते थे, और एग्रीकल्चर उनका प्रॉपर नहीं था. वो लोग बेसिकली अपने पशुओं को लेके, अपने एनिमल्स को लेके इधर से फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो मूव किया करते थे. तो ये था ऋग्वैदिक टाइम का
एक द ग्रुप ऑफ पीपल, तो उन लोगों को ये जो मेन है, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन लोगों को ऋग्वेदा में भी इनका मेंशन है. एंड ऋग्वेदा इज़, वी ऑल नो दैट इट इज़ अर्ली वैदिक टेक्स्ट. मतलब वेदास जो है ऋग्वेदा और बाकी 3 वेदास है, तो उनमें टाइम का डिफरेंस है. लाइक फ्रॉम 1500 to 1000 BCE it is Rig Veda, and from 1000 BCE to 500 BCE it is the later Vedic period. तो ऋग वेदा के समय में in the period of Rig Veda, in Rig Vedic text these men and these groups are mentioned. So it is now it is used for the entire country. लेकिन अब ये जो है, तो पूरे entire country के लिए भारत वर्ड यूज़ किया जाने लगा है. एंड ये जो भारत वर्ड यूज़ किया जाने लगा है, अब वो इंटायर कंट्री के लिए यूज़ किया जाने लगा है. अब वो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं यूज़ किया जाने लगा है. तो यहाँ पे एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम पीपल, फ्रॉम आइडेंटिटी ऑफ भारत टू अ पीपल टू सर्टन लैंड. ओके, तो लैंड जो एक कंट्री है उसको ही पूरा नाम दे दिया भारत. So this was the things that we need to discuss here. So let's move to the next topic. Okay, so this is a map which you can see. Okay, so this is a map which you can see, and this is mentioned in NCERT that find Iraq and Greece in your atlas. So where is Iran? So here is Iran, and you can see in the world map, and ये ईरान है, and then you have Greece and Europe. तो ये मिडिल ईस्ट में एशियन कंट्री विच इज़ ईरान, और यहाँ ग्रीस है, वो यूरोप में है. ठीक है, तो ये दोनों आप लोकेट कर सकते हैं वर्ल्ड मैप पे. ओके, दिस इज़ world map done. Then let's move towards the next topic. Okay, so the next topic is about finding about the past. तो जो हम लोग हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री के बारे में हम लोग we गेट टू नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अगर किसी चीज़ का हम लोगों के पास सोर्सेज प्रॉपर नहीं होंगे तो हम लोग उसका इतिहास नहीं बना सकते हैं. सो ओके, सो वी कैन नॉट टेक आउट हिस्ट्री फ्रॉम द थिंग इफ़ वी डोंट हैव द सोर्सेज. तो पहला जो सोर्सेज है वो है लिटरेरी सोर्सेज, जो कि जो सोर्सेज जो लिखित है, दैट इज़ विच आर रिटन. सो जिसमें आपका मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स. एंड देन व्हाट आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स? मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर बुक रिटन बाय हैंड. सो दीज आर बुक विच आर रिटन बाय हैंड. तो उन लोगों को हाथ से ही इन जो बुक्स है इनको हाथ से ही लिखा जाता था. और एंड दिस इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड. सो ये जो मनु वर्ड है जो लैटिन में इस वर्ड का ये जो Latin word, that is manu. Sorry, it is world, but it should be word. So Latin word, it is manu meaning hand. So it is basically means hand, and कुछ भी अगर हाथ से लिखा जा रहा है तो that is manuscript. Done. So what is manuscript? Manuscripts are book written by hand. तो ये जो books होंगे वो या तो palm leaf पे लिखे जाएंगे, या तो बार्क ऑफ अ ट्री, जो ट्री का ऊपर का जो जो हिस्सा होता है विच इज़ कॉल्ड बार्क. ओके, तो उस पर और जिस ट्री का नाम है बर्च ट्री, जो कि हिमालयाज़ में उनका ग्रोथ होता है, वो ग्रो करते हैं, तो उनके ऊपर वो लिखते थे, दे राइट ऑन दोज बार्क ऑफ द ट्री. एंड वो सर्वाइव कि कुछ हद तक कर पाया और कुछ हद तक, बहुत हद तक नहीं भी कर पाया है. तो यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज समटाइम्स गेट प्रिजर्व्ड, बट समटाइम्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ पेरिशेबल मटेरियल, क्योंकि उन लोग वो पेरिशेबल मटेरियल दैट मीन्स कि वो जल्दी डिके कर जाएंगे, वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे.
तो इस चलते उनको प्रिजर्व करना और उनका जो बच पाना इतने सालों तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स. अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या क्या चीज़ों से डील करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. जैसे हमारे पास महाभारत है, रामायण है. सो ऑल दीज आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड दीज आर रिटन and they have certain meaning, religious beliefs and practices. Medicines and science, Vedas, Ayurveda, that is medicine, science also. Epics, again Mahabharata and Ramayana. Then poems, plays. So all these are kind of manuscripts. The theme of manuscript इन सब चीज़ों पे, प्लेज पे, नाटक पे, है ना, और एक एपिक धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं, तो वो सब का अलग अलग उनका एक मीनिंग है. सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. और लैंग्वेजेस जो कि यूज़ किए जाते थे मैन्यूस्क्रिप्ट में, वो प्राकृत हुआ करते थे, संस्कृत एंड तमिल. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. एंड प्राकृत बेसिकली जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट आए, बुद्धिस्ट जो बुक्स आए, जो टेक्स्ट आए, वो बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे. ओके. एंड संस्कृत वी ऑल नो द वेदास एंड तमिल languages also, they were written in Tamil languages. So yeah, so let's move on to the next topic. Okay, so this is about the inscriptions. So inscriptions, what are inscriptions? तो inscriptions क्या होते हैं? inscriptions होते हैं, they are the writings on hard surface. कोई भी मतलब hard surface, जैसे पत्थर हुआ, या कोई metals हो गया, जैसे metal हो गया, जैसे silver हो गया, उसके ऊपर अगर कोई लिखता है, अगर उनके उसके ऊपर लिखा जाता है, लिखावट होती है, तो उसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं. सो इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग्स ऑन हार्ड सर्फेसेस. हार्ड सर्फेस इज स्टोन एंड मेटल्स. सो किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन्स. तो किंग्स के जितने भी ऑर्डर्स हुआ करते थे, वो जो क्या किया करता था कि वो उसी स्टोन पे अपने ऑर्डर्स को लिखवा देता था. ठीक है. they used to inscribe their messages or their instructions on the stones. So this was the second point. The third point is that an inscription also describe the deeds of the king. So deeds of the king, that means जो भी king जिन कामों को kings कर रहा है. ओके. if अगर वो किसी मंदिर, अगर वो किसी अगर वो किसी मठ को, अगर वो मोनेस्ट्रीज़ को अगर वो डोनेशंस दे रहा है, या उसकी कोई विक्ट्री है, या किसी बैटल को वो जीता है, तो वो सब उसमें वो लिखवाएगा और वो प्रिजर्व हो जाती है, वो चीज़ें रह जाती हैं, और वो एक हिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्कियोलॉजिस्ट. Very important. Who are archaeologists? So those who study these materials or artifacts from the past. जो ये materials हैं, जैसे inscriptions हैं, literary sources हैं, tools हैं, इन सब चीज़ों को जो study करता है, they are known as archaeologists. एंड वो लोग साइंटिफिक डेटिंग्स भी करते हैं. जैसे कोई भी मटेरियल अगर अर्थ से निकला है, तो वो किस टाइम पीरियड का है, वो किस लेयर में पाया गया, वो किस टाइम पीरियड का है. सो ऑल दैट आर्कियोलॉजिस्ट डू. ओके. तो वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं. और आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली ऑब्जेक्ट से डील करते हैं. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो मटेरियल से डील करते हैं, ऑब्जेक्ट से डील करते हैं, लेकिन हिस्टोरियन जो है वो रिटन चीज़ों से डील करता है. उसके साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट जिन चीज़ों को जिन फैक्ट्स को बाहर लेके आते हैं, उन फैक्ट्स की मदद से वो हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट
आर्कियोलॉजिस्ट। सो दे डिग इनसाइड द अर्थ फॉर फाइंडिंग टूल्स। तो वो लोग जो है वो लोग हैं आर्कियोलॉजिस्ट। वो लोग धरती के अंदर बहुत गहराई तक खोदते हैं एंड देन दे फाइंड टूल्स, वेपन्स, कुछ टूल्स जैसे औजार कुछ हो गया, वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, कुछ गहने हो गए। सो इफ़ दे फाइंड दैट, तो वो लोग विच आर मेड अप ऑफ इम्पेरिशेबल मटेरियल। इम्पेरिशेबल मटेरियल जैसे कि जो मटेरियल जो ख़राब ना हो, जो समय के साथ डिस्ट्रॉय ना हो, दे दोज आर नोन एज इम्पेरिशेबल मटेरियल। जैसे स्टोन तो हमेशा के लिए रह जाएगा। बोन भी कुछ कुछ हद तक प्रिजर्व हो जाता है। ओके, सो बोन, बेक्ड क्ले एंड मेटल, सो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, सो दे आर इम्पेरिशेबल मटेरियल। तो ये इम्पेरिशेबल मटेरियल्स हैं एंड सो ये मटेरियल्स जो प्रिजर्व हो जाती हैं। तो और इन सब मटेरियल को जो फाइंड किया जाता है इनसाइड द अर्थ, फ्रॉम इनसाइड द अर्थ, तो ये मटेरियल्स को डेटिंग भी आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं कि ये किस पीरियड का है या किस किस एम्पायर के अंदर का है। तो दैट दे दे फाइंड आउट। एंड प्लांट रिमेन्स, क्योंकि प्लांट्स जो है रिमेन्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पेरिशेबल होते हैं, वो डिके कर जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ़ दे गेट बर्नड। अगर प्लांट रिमेन्स जैसे मान लो ग्रीन्स हैं, इफ़ ग्रीन्स अगर वो जल जाते हैं, तो उनका जो जला हुआ पार्ट है चार्ड फॉर्म, बर्नड फॉर्म, वो आर्कियोलॉजिस्ट को मिलता है और उससे भी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट हो सकती है। ओके, सो लेट्स move on to the next topic. I hope everything is getting clear. If not, you can write in the comment box. If you have any question, I would be greatly I would be very thankful to you for that. And चलो अब हम लोग चलते हैं next slide पे. Okay, so we discussed about archaeologists, and now we will discuss about historians. Who are historians? Who are historians? Historians mainly study word sources. That means those sources जो कि लिखे हुए हैं, जिन पे लिखावट है, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, एंड इंस्क्रिप्शंस फिर से लिखा गया, एंड रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री। तो वो इंस्क्रिप्शंस का यूज़ करेंगे, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस का, लिटरेरी सोर्सेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज़ करेंगे। ओके, एंड आर्कियोलॉजी का यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो ऑब्जेक्ट्स जो एक्सकेवेट किए गए हैं उनके बारे में भी वो स्टडी करते हैं। सो व्हाट अबाउट पास्ट, सो दिस इज़ अबाउट हिस्टोरियंस एंड हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में यही है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो एक्सकेवेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब की स्टडी करते हैं, और हिस्टोरियंस जो हैं वो बेसिकली जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो दोज थिंग्स विच आर रिटन, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उन चीज़ों की स्टडी करते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पास्ट और पास्ट। तो हमारा जो NCERT की जो बुक है उसका टाइटल है आवर पास्ट 1। तो वहाँ पास्ट नहीं लिखा गया है, वहाँ पास्ट लिखा गया है इन अ प्लूरल फॉर्म, मतलब वो प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ एक पर्टिकुलर पीपल या एक पर्टिकुलर किंग या क्वीन का नहीं सर है, बल्कि कॉमन पीपल का भी है। ओके, तो जितनी भी हिस्ट्री हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, जितनी भी हिस्ट्री हम लोग निकालते हैं, वो बेसिकली किंग्स और क्वीन और द क्वीन्स जो इलाइट्स हैं, दोज हु आर हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो उन लोगों के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बिकॉज वी हैव सोर्सेज अबाउट देम, क्योंकि वो लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो कॉमन पीपल होते हैं, जैसे हंटर्स हो गए, फिशिंग कम्युनिटीज़ हो गए, तो ये लोग अपनी अपना जो सो ये लोग जो हैं तो अपना जो हिस्ट्री है वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, अपने बारे में कुछ लिखते नहीं है, जिससे उन लोगों का जो रिकॉर्डिंग है वो नहीं हो पाता है,
or we cannot, we as a historian cannot get those informations. Okay, so archaeology helps a lot in reconstruction history of common. अब archaeology से कैसे पता चलता है? For example, अगर हमें कुछ tools मिलते हैं, okay, if we get अगर हथौड़ा मिलता है फ्रॉम पीरियड, कुछ पीरियड का हथौड़ा मिलता है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि वहाँ पे कारपेंटर्स किस तरीके के होंगे, या द कंस्ट्रक्शन वर्क किस तरीके का होता होगा. सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन गेट. तो यहाँ पे आर्कियोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हम लोगों को टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ कॉमन पीपल. सो पास्ट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल. पास्ट डिफरेंट है हर किसी के लिए, तो इसलिए उसको सिर्फ पास्ट नहीं लिख सकते. इट विल बी ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, तो उसको हमेशा प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे. Okay, so for example, the past of common people would be different from the parts of elites. So king और queen के जितने भी past होंगे वो अलग होंगे from the past of common people. So I hope all things are clear. Now let's move to the next one. Yeah, dating. So this is very important topic. So this is wait a second, what is happening? Okay, so yeah, so this is the very important topic that we are going to discuss. Okay, so dates before the birth of Christ is counted backwards. So we will discuss it like this is a timeline, and if we consider this point to be the birth year of Christ. Okay, this is birth year of Christ. So here would go AD. तो इसके बाद AD होगा और इसके पहले BC होगा. ठीक है, इसके पहले जितना भी ईयर्स होगा वो BC में जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे जो जितने भी ईयर्स होंगे वो AD में जाएंगे. तो यहाँ फर्स्ट सेंचुरी हो गया, फिर सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, इस तरीके से वो आगे बढ़ते जाएगा. और यहाँ फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी, ये इस तरीके से बैकवर्ड मूव करते जाएगा. तो इधर BC हो जाएगा, इधर AD हो जाएगा. तो हम लोग अभी किधर जी रहे हैं? वी आर इन 2021 AD, दैट इज एनो डोमिनी. ओके, सो डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो अगर हम लोग ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट ये पॉइंट ले रहे हैं, तो इससे पहले दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स. तो एंड यूजुअली हैव लेटर्स BC एडेड ऑन. तो या इसके पीछे जितने भी ईयर्स होंगे, तो दे विल बी काउंटेड एज BC. ओके, दे विल बी काउंटेड एज BC. एंड जैसे यहाँ फर्स्ट सेंचुरी BC, सेकेंड सेंचुरी, तो बैकवर्ड चलेगा और इधर वो फॉरवर्ड चलेगा. सो डेट्स आर काउंटेड फ्रॉम बर्थ ऑफ द क्राइस्ट. ये तो क्लियर हो गया. बिफोर क्राइस्ट, दिस इज बिफोर क्राइस्ट, एंड AD इज नॉट आफ्टर क्राइस्ट, नॉट आफ्टर डेथ ऑफ द क्राइस्ट. नो, इट विल नॉट बी दैट. इट विल बी एनो डोमिनी. ठीक है, तो उसको बोलेंगे एनो डोमिनी, जो कि लैटिन वर्ड है मीनिंग द ईयर ऑफ लॉर्ड. मतलब क्राइस्ट के बर्थ के इतना इसके बाद. ओके, द मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. ओके, सो द मीनिंग इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, दैट मीन्स इसके आगे भी जितने ईयर्स होंगे वो क्राइस्ट के बर्थ के बाद के ईयर्स से. ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का. समटाइम्स AD इज़ रिटन एज C. कभी कभी हम लोग AD को CE के तौर पे लिखते हैं और BC को BCE के तौर पे भी लिखते हैं. सो AD को हम लोग कॉमन एरा कहते हैं और BCE को बिफोर कॉमन एरा कहते हैं. सो वही BC सेम है, इसको हम लोग BCE भी कहते हैं और इसको हम लोग CE भी कहते हैं. सो BP इज़ बिफोर प्रेजेंट. तो इसकी ये बिफोर प्रेजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर वी विल कंप्लीट चैप्टर सेकेंड और थर्ड. तो उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड स्क्रिप्ट्स आर द लेटर्स. सो देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट आर द लेटर्स एंड साइंस ऑफ अ लैंग्वेज. जैसे हिंदी है, तो हिंदी वी हैव हिंदी. जैसे इफ़ वी राइट मैं, तो मैं एक हिंदी शब्द है जिसमें म,
है वो वो एक देवनागरी स्क्रिप्ट में है, और जो हम लोग मैं बोल रहे हैं दैट इज़ द लैंग्वेज। तो लेटर्स और साइंस जो भी होंगे वो स्क्रिप्ट्स कहलाएंगे, और जो हम लोग प्रोनाउंस करेंगे या उसको स्पीक अगर वो बोलेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज लैंग्वेज। विद दीज स्क्रिप्ट्स व्हेन हाँ, और जब ये स्क्रिप्ट्स जब आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस के द्वारा जब ये समझे जाते हैं तो दे आर कॉल्ड एज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेसीफर्मेंट। द डेसीफर्मेंट मतलब हम लोगों ने उस स्क्रिप्ट को समझ लिया है, ठीक है, तो उस पोजीशन को बोलेंगे डेसीफर्मेंट। ओके, सो this is all about datings and script. Let's move on. Yeah, so here we end this chapter. The whole chapter gets completed. So I have completed the first chapter, what, where, how and when, and this is the last this was the last topic of this chapter. Now we will be moving towards geography, because we have to complete that also, and then political science also, civics. Yeah, and question answers after completing geography, we will be doing question answers and of history and geography both. Okay, so because I have to complete also the chapters, so we have completed. So yeah, so I think nothing is left. Yeah, so thank you all for watching this video, and if you like this video, please share, like and subscribe to this channel, and and notes I will be posting on the description, and because I am facing some problem with technical problems, so if I don't post notes, then you can take a screenshot also from this from this video, but I will try to post it as soon as possible. So yeah, so thank you very much. Bye all of you.